Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform, that is CBSE Orbit. Introducing myself as Manas Ranjan Sahu from Odisha state, right? तो आज लोग हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे जो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस के उसके अंदर जो हिस्ट्री का पार्ट है, राइट? तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? तो हम मेरा जो प्रीवियस वीडियो में जो डाल चुका हूँ उसमें इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर डिस्कस कर चुका हूँ, राइट? और जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज डेवलपमेंट, उसका क्वेश्चन आंसर सेशन भी डिस्कस हो गया है, राइट? तो आप लोग मैं ऑलरेडी प्ले लिस्ट में उसको अरेंज कर दिया हूँ, प्लीज गो थ्रू इट, राइट? तो आज हम लोग एक जो हमारे जो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन मेरा एक कोशिश रहेगा मैं वीडियो के माध्यम से और पावर पॉइंट के माध्यम से उसको इंटरेस्टिंग बनाने चाहूँगा, राइट? तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, राइट? तो जो फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट? तो ये थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, राइट? तो यूरोप में एक्चुअली जो फ्यू डिकेड्स अगो, मतलब उसमें क्या होता है, मतलब लार्ज एम्पायर सिचुएटेड होता है, राइट? मतलब एम्पायर कोई कंट्री नहीं था, कोई देश नहीं था। लार्ज जो किंग एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर रूल करते थे, राइट? तो एम्पायर बेस्ड रूल था। लेकिन यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुआ, राइट? और कैसे एक बड़ा रीजन, यूरोप का रीजन देश में बटा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? तो कैसे शुरुआत हुआ और यूरोप में नेशनलिज्म कौन सी इंसिडेंट से उभर कर आया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, राइट? तो फर्स्ट जो हमारे जो चैप्टर है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है, थोड़ा कैसे यूरोप में नेशनलिज्म का राइज हुआ, राइट? तो चलिए डिस्कशन करते हैं स्लाइड नंबर 2, राइट? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के शुरुआत फ्रेडरिक सोरो के नाम के एक पेंटर थे, फ्रेंच आर्टिस्ट। उनका जो वो सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग को वो बना दिए थे, उसकी वजह से, उस पेंटिंग की वायरलिटी के वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो वो देखेंगे तो 1848 में फ्रेडरिक सोरो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, वो सीरीज ऑफ 4 प्रिंट को, सीरीज ऑफ 4 जो पेंटिंग था उसको रिलीज किए थे। उस पेंटिंग में क्या था और क्या उनका कंपोनेंट था जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो उस पेंटिंग में ऐसा एक, मतलब आपके स्लाइड के ऊपर में है वो पेंटिंग, और फ्रेडरिक सोरो का जो इमेज है वो भी स्लाइड में है। उस पेंटिंग में मतलब जो फ्रेडरिक सोरो एक वर्ल्ड को इमेजिन कर रहे थे, जिस वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का प्रेजेंस होगा। मतलब फ्रेडरिक सोरो जिस टाइम में थे उस टाइम में मोनार्ची रूल का बहुत ज्यादा बोलबाला था, मतलब किंग्स रूल, लेकिन डेमोक्रेटिक रूल एंड सोशल रिपब्लिक का रूल नहीं था। मतलब फ्रेडरिक सोरो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी एंड सोशल वेलफेयर को पुश कर रहे थे। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब लोगों के हाथ में पावर, और सोशल रिपब्लिक का मतलब जिसकी वजह से एक कंट्री का वेलफेयर हो सके। मतलब वो सोशलिस्टिक पॉलिसी जिस कंट्री में मेन गाइडिंग प्रिंसिपल होगा उसको सोशल रिपब्लिक बोला जाएगा। तो फ्रेडरिक सोरो एक ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कर रहे थे वो पेंटिंग में, जिसका बेसिस है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, राइट? तो उसके बाद में जो फास्ट उस पेंटिंग में क्या था और क्या था, मतलब जो पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, राइट? उस पेंटिंग में
पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका एंड हर एक सोशल क्लास, मतलब जो बूढ़े हो गए, औरत हो गए, मेन वोमेन, गर्ल्स, चिल्ड्रन, वो एक लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं। मतलब एक लॉन्ग मार्च मतलब लाइन में जा रहे हैं, और जाने के टाइम एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी मतलब सिंबल ऑफ लिबर्टी, उनको वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट। और जो पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, वो हर एक रीजन का था। मतलब वो रीजन का कैसे आइडेंटिफाई हो सके, उनका जो सिंबलाइज फ्लैग था, राइट। तो जिसकी वजह से आप मतलब जो इमेज आप मेरे पीपीटी स्लाइड में भी देख सकते हो, राइट। तो वो एक लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं, और जो बाजू में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको वो रेस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या था, मतलब जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, ड्यूरिंग दैट टाइम उसको एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट माना जाता था। मतलब 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 स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज द सोर्स ऑफ एनलाइटमेंट। मतलब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जरिए मतलब एक एनलाइटमेंट, मतलब लिबर्टी का एनलाइटमेंट हो सके। मतलब वो जो लोग रेस्पेक्ट करते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, उसका मतलब था वो लिबर्टी जो फ्रीडम था, फ्रीडम को सपोर्ट कर रहे थे, जो उस टाइम मोनार्ची किंग रूल के टाइम नहीं था, राइट। तो और क्या था स्टैचू ऑफ लिबर्टी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल फिगर था, राइट। फीमेल फिगर था, और वो एक ही हाथ में कार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन को पकड़ा हुआ था। कार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन मतलब एक बुक था जिसमें राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या होना चाहिए, राइट। एक आदमी का मतलब एक मनुष्य का राइट क्या क्या होना चाहिए, मतलब लिबर्टी, फ्रीडम, ऐसा राइट क्या क्या होना चाहिए, वो था। और दूसरे के हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था, राइट। मतलब जिसके जरिए, मतलब एनलाइटमेंट मतलब जिसके जरिए एक ह्यूमन को, मतलब एक आदमी, मतलब एक मनुष्य को कैसे मतलब विकसित किया जा सके, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था। एक हाथ में कटर ऑफ राइट ऑफ मैन, मतलब जिस बुक के जरिए हम लोग एक मनुष्य का क्या क्या राइट होना चाहिए वो उसके बारे में जान सकते हैं। और दूसरे हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था, राइट। तो ये जो फिगर था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इन ऑल टोटल मतलब शो केस द, मतलब इट इज शो केस द लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो जिसको वो लोग को सम्मान दे रहे थे, मतलब वो इनडायरेक्टली वो फिगर बोल रहा था आप मोनार्ची के टाइम में हो, जिसके जिस पीरियड में मतलब आपका लिबर्टी छीना गया है, लेकिन आपको डेमोक्रेसी लाना चाहिए, जिसके जरिए वो लोग वो स्टैचू ऑफ फ्रीडम को सैल्यूट मार रहे हैं। आपको डेमोक्रेसी लाना चाहिए, जिसके जरिए आपको लिबर्टी एंड फ्रीडम मिल सके, राइट। ये था मतलब उस पेंटिंग का ओवरऑल मतलब कंक्लूजन। और क्या उस फिगर में था, मतलब उस फिगर में जो मैं बता रहा था, डिफरेंट रीजन ऑफ पीपल को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके, मतलब नेशनल कॉस्ट्यूम के जरिए। वो फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम वो आइडेंटिफाई मतलब हो सकता था उस पेंटिंग के जरिए। मतलब वो डिफरेंट कॉस्ट्यूम एंड डिफरेंट फ्लैग को शो किया गया था, राइट। और जो लाइन में मतलब जो लीडिंग कंट्रीज थे उस कंट्री में, मतलब जो लाइन था, उस लाइन का लीड में थे यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, राइट। जो ऑलरेडी देश बन चुके थे उस टाइम में, राइट। जो यूएसए एंड स्विट्जरलैंड था वो ऑलरेडी देश बन चुके थे। और उस फिगर में क्या था, मतलब जो लोग जो चल रहे थे उसके जो पेंटिंग में सबके बॉटम से पेंटिंग में ऐसे दिखाया गया है, लोगों को पैर के नीचे एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का फिगर था। मतलब एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का मतलब जो गवर्नमेंट जिसका
ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज, मतलब एक तरह तानाशाही इंस्टीट्यूशन, मतलब जिसका जिस इंस्टीट्यूशन के पास पावर अनलिमिटेड है, मतलब जो नॉर्थ कोरिया का गवर्नमेंट जैसा फंक्शन करता है, राइट। तो उस पेंटिंग का सबसे नीचे था एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन, मतलब ये पेंटिंग इनडायरेक्टली बोल रहा था आप ऑलरेडी एक मोनार्ची रूल में जी रहे हो जिसके अंदर लिबर्टी और फ्रीडम नहीं है। आप ऐसे एक इंस्टीट्यूट को, ऐसे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट दे रहे हो जिसकी वजह से डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक का एस्टेब्लिश होगा। और डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक का एस्टेब्लिश होने से जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूट जिसको पेंटिंग में नीचा देखा गया है उसका पतन होगा, राइट। तो उसके बारे में देखेंगे और इस पेंटिंग में क्या क्या है, राइट। तो हम लोग जो देख रहे थे, जो लाइन जो पास कर रहे थे, जिस लाइन में सबसे पहले यूएसए एंड स्विट्जरलैंड थे, राइट। तो उस लाइन में यूएसए एंड स्विट्जरलैंड के बाद फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। तो उस नेशनलिटी का पॉपुलेशन लाइन बाय लाइन वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर रहे थे, राइट। तो उसको कैसे मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकता है उस पेंटिंग में, उसका नेशनल कॉस्ट्यूम एंड नेशनल फ्लैग, राइट। तो और उस पेंटिंग में क्या था, मतलब जो एट द टाइम व्हेन दिस मतलब जो पेंटिंग वाज क्रिएटेड, जर्मन एट दैट टाइम मतलब एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, राइट। तो उस पेंटिंग जो फ्लैग वो बियर कर रहे थे उस पेंटिंग में, मतलब जर्मन एक रीजन था, राइट। तो उस जो फ्लैग जो बियर कर रहे थे, मतलब वो पेंटिंग में दर्शाता है उनका एक लिबरल होप, मतलब उनका एक होप है जिसके वजह से वो उस पेंटिंग से माध्यम से यही एक ही मैसेज आ रहा था। मतलब वो जो फ्लैग पकड़ रहे थे, तो वो एक जो जर्मन स्पीकिंग पीपुल है जिसके वजह से जर्मन स्पीकिंग पीपुल को एक नेशन, मतलब एक देश और राज्य में तब्दील किया जाए अंडर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, राइट। मतलब जो उस टाइम में, मतलब जो एनसेट में लिखा हुआ है, मतलब उस जब ये पेंटिंग क्रिएट किया गया, मतलब उस टाइम में जर्मन जो जर्मनी नाम का कोई स्टेट ही नहीं था और वो जर्मन एक रीजन था। तो उस टाइम में वो जो उस पेंटिंग में जो फ्लैग जो बियर कर रहे थे, जो लोग जो बियर कर रहे थे, तो वो उनका होप को दर्शाता है, आशाओं को दर्शाता है, जिसके जिस आशा के जरिए जो जर्मन स्पीकिंग पीपुल का मतलब एक नेशन और स्टेट बिल्ड किया जाए अंडर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, राइट। और क्या था उस पेंटिंग में, उस पेंटिंग में जो ख्रीस्ट हो गए, मतलब सेंट हो गए, साधु संत हो गए, और एंजल, एंजल मतलब जो परियां हो गए, वो उनको हेवन में दिखा गया है, जिसकी वजह से वो क्या दर्शाता है, तो जिसकी वजह से उनका ब्लेसिंग हमेशा इस प्रोसेस में रहता हो, मतलब उनका एक समर्थन है इस प्रोसेस को, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग को, मतलब जो ख्रीस्ट हो गए, सेंट हो गए, जेसस ख्रीस्ट हो गए, तो उनका समर्थन हमेशा इस प्रोसेस के ऊपर उसका ब्लेसिंग के जरिए होता होगा रहेगा, राइट। तो वो उस प्रोसेस को समर्थन करते हैं, तो उस प्रोसेस को उस पेंटिंग में दिखाया गया है, राइट। और जो मतलब जो ये पेंटिंग को उस टाइम में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट के द्वारा यूज किया गया, मतलब जो फैटर्निटी, मतलब जो ब्रदरहुड, टू शो द ब्रदरहुड अमंग द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द यूरोप, राइट। तो ये जो मतलब जो प्रोसेस था, मतलब ये 19th सेंचुरी में जो प्रोसेस हुआ था, मतलब ये ऐसा चेंजेस लाया, मतलब जो यूरोप में, जिसके वजह से हमारे जो यूरोप का जो पॉलिटिकल सिस्टम था
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस आया। मोनार्ची रूल जो था, किंग का रूल, वो खत्म हो गया और उसके बाद डेमोक्रेसी का शुरुआत हो सका राइट। तो वो हम लोग देखेंगे, मतलब कैसे मोनार्ची, इस प्रोसेस के जरिए मोनार्ची का जो रूल था उनको कैसे ठेस पहुंचाता है राइट, और जिसकी वजह से एक डेमोक्रेसी का शुरुआत होता है राइट। तो end result of these changes was the emergence of the nation and state in place of multinational dynastic empires of Europe। मतलब जो डिनास्टिक रूल था, राजा महाराजा का रूल था उस टाइम में, उसको सब्स्टिट्यूट करके नेशन और स्टेट का रूल आया। मतलब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ राइट। तो कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न स्टेट का शुरुआत इस प्रोसेस से स्टार्ट हुआ। मतलब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो नहीं हुआ, मतलब ये उस पेंटिंग सिचुएशन के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत होगा, जिसकी वजह से एक मॉडर्न स्टेट, मतलब जो आज हम जैसे जो एक राज्य को देख रहे हैं, देश और राज्य को देख रहे थे, हमारे देश में जैसे सिचुएशन है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, तो उनका शुरुआत इस प्रोसेस से होने लगा, जिसके वजह से एक सेंट्रलाइज्ड पावर का शुरुआत होने लगा। मतलब जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, तो इस प्रोसेस का शुरुआत इस सिचुएशन के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद शुरुआत होने लगा राइट। तो मतलब इस जो प्रोसेस में एक जो सिटीजन होता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में सिटीजन होता है, वो बहुत एम्पायर हो सका, क्योंकि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ही यही है। मतलब जो लोगों के अंदर ही पावर, लोगों को एम्पायर करना ही डेमोक्रेसी का मेन एम है। तो जिस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का शुरुआत हुआ, जिसकी वजह से एक सिटीजन बहुत ज्यादा एम्पायर हुआ राइट। एम्पायर मतलब सक्षम हुआ, मतलब उनका जो पॉलिटिकल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए राइट। तो एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी का भी डेवलप हुआ और एक कॉमन हिस्ट्री का भी डेवलप हुआ इस प्रोसेस के बाद राइट। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो इशू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे राइट। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है राइट। तो एक एनसीईआरटी में एक छोटा सा पार्ट है, डेफिनेशन ऑफ नेशन, देश का डेफिनेशन क्या है, बाई ऑर्स्ट रेनन राइट। तो ऑर्स्ट रेनन कौन है? एक फ्रेंच फिलोसोफर है राइट, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में एक लेक्चर डिलीवर करने के टाइम देश का डेफिनेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में उनका जो डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। तो उनका थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे राइट। रिमाइंड फ्रेंच फिलोसोफर एर्नस्ट रेनन, उनके द्वारा एक देश का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। उनका जो फेमस ऐसे था एंटाइटल्ड, एक फ्रेंच नेम है वेस्ट से क्वेन नेशन, उसका इंग्लिश नेम है व्हाट इज ए नेशन। उस ऐसे में से जो हमारा जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नेशन था उसको वो रिजेक्ट करते हैं। ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नेशन क्या है? ए नेशन इज फाउंड बाय कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। मतलब जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नेशन है, एक देश कैसे बनता है, एक उनका एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, कॉमन रेस का मतलब जो हम किस एंसेस्ट्रल ओरिजिन से आ रहे हैं, हमारा ओरिजिन सेम होना चाहिए, और कॉमन रिलीजन और कॉमन टेरिटरी, उसको लेकर जो देश बनता है उस डेफिनेशन को वो रिजेक्ट करते हैं। ओल्ड डेफिनेशन ऑफ नेशन इज ए नेशन इज फाउंड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। तो उस डेफिनेशन को वो रिजेक्ट करते हैं और अपना वो एक
नई डेफिनेशन ऑफ नेशन देते हैं। उनका डेफिनेशन है, नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट एंडेवर, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन। मतलब ये एक जो देश है वो क्या होता है, मतलब एक जो हिस्ट्री का, इतिहास का एक सैक्रिफाइस होता है, एक वीरत्व होता है, एक सैक्रिफाइस जो हमारे फ्रीडम फाइटर का जो सैक्रिफाइस को बेस कर एक देश बनता है, राइट। एक देश, देश सिर्फ मतलब कॉमन हिस्ट्री, आइडेंटिटी और लैंग्वेज और रिलीजन को लेकर नहीं बनता है। एक देश जो एक लॉन्ग, एक देश हमारे जो सैक्रिफाइस हो गया, हमारा वीरत्व हो गया, और डिवोशन, और डिवोशन का मतलब ही सैक्रिफाइस, उसका कॉम्बिनेशन से एक देश बनता है। आज पर फ्रेंच जो हमारे जो फ्रेंच फिलोसोफर थे ऑन्स्ट रेनन, और क्या कहते हैं देश के बारे में, ए हीरोइक पास्ट ग्रेट मैन ग्लोरी दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसेस ए नेशनल आइडिया। मतलब वो बोलते हैं एक हमारे जो हिस्ट्री है, एक हीरोइक पास्ट, मतलब एक वीरत्व का हिस्ट्री है, एक हीरोइक की ग्रेट मैन है, हमारे जो हिस्ट्री में ग्रेट मैन है। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब हमारे जो विजय का ग्लोरी है, मतलब हमारे विजय की, हमारे जो देश की सेलिब्रेशन, हिस्ट्रिकल सेलिब्रेशन का जो मूवमेंट है, वो क्या है, सोशल कैपिटल है, वो है बेस, जिसके ऊपर एक नेशनलिस्टिक आइडिया का बेस होता है, और उस इमोशन के ऊपर एक देश बनता है। एक जो हमारे जो हिस्ट्री का, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक हीरोइक पास्ट, मतलब हमारे हिस्ट्री का कुछ ऐसी, मतलब वीरत्व का कुछ गाथा। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन मतलब हमारे जो हिस्ट्री में जो बहुत बड़े आदमी थे, जो देश के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर चुके हैं। और ग्लोरी, ग्लोरी मतलब जो हिस्ट्री में अगर कोई हमारे जो कुछ मेमोरेबल मूवमेंट, उसका जो खुशी, उसका जो सोशल कैपिटल, उसको उस चीज से एक नेशनलिस्टिक आइडिया का बार्थ होता है, और उस नेशनलिटी के आइडिया से एक नेशन का रिबर्थ होता है, बार्थ होता है, राइट। तो और क्या बोलते हैं, ए नेशन इज देयर फॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडरिटी, मतलब वो बोलते हैं एक देश, मतलब एक देश, एक लार्ज स्केल सॉलिडरिटी अमंग द पीपल, मतलब एक जो देश में जो पॉपुलेशन रहते हैं उनके भीतर जो सॉलिडरिटी होता है, मतलब भाईचारा भाव, उसको लेकर उस थिंकिंग को लेकर एक देश बनता है, राइट। और जो देश का, और क्या बोलते हैं, ए कंट्री से एग्जिस्टेंस इज ए गारंटी ऑफ लिबर्टी विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। मतलब वो बोलते हैं एक देश का एग्जिस्टेंस जो लिबर्टी को वो गारंटी देता है। एक देश, देयर एग्जिस्टेंस इज ए गारंटी ऑफ लिबर्टी, मतलब एक देश लिबर्टी प्रिंसिपल, मतलब जो फ्रीडम, आजादी, उनको पॉपुलेशन को लिबर्टी देने का आजादी एक देश ही गारंटी देता है। जो लिबर्टी लॉस हो जाएगा, मतलब खो जाएगा, अगर वर्ल्ड में सिर्फ एक लॉ हो और एक मास्टर हो। अगर वर्ल्ड में एक लॉ होगा मतलब जो कानून होगा, अगर एक मास्टर होगा वर्ल्ड में, तो ये लिबर्टी का प्रिंसिपल खो जाएगा, राइट। तो यही होता है, मतलब थोड़ी जो केस स्टडी के हिसाब से एक साइड में इंफॉर्मेटिव के हिसाब से दिया हुआ था। मैं सोचा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं 2 मार्क और 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, राइट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत कैसा हुआ, और आइडिया ऑफ नेशन का कैसा जन्म हुआ, राइट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या क्या मेजर चेंजेस क्या क्या हुई थी, राइट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का शुरुआत 1789 से हुआ था।
और फ्रेंच फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले एक मोनार्च स्टेट था। मोनार्च स्टेट मतलब राजा की रूल हुआ करता था, राइट। मतलब फ्रांस वाज अंडर ए किंग रूल, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमारे जो सोबर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो सोवर्जेंट मतलब गवर्निंग पावर जो मोनार्ची से ट्रांसफर हुआ, जो जनरल पीपुल जो फ्रेंच सिटीजन जो है उनके पास, मतलब डेमोक्रेसी का सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिश हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, राइट। तो मेजर चेंजेस क्या हुआ, पहले किंग का रूल था, उसके बाद जो हमारे जो फ्रेंच सिटीजन है जो उनके हाथ में पावर का ट्रांसफर हुआ, तो सम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, तो रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ, जो पीपुल जो लोग होते हैं, लोगों के हाथ में पावर दिया गया, जिसके जरिए वो देश का जो डेस्टिनी को वो सेव कर सके, राइट। तो डेमोक्रेसी से क्या होता है, लोगों के पास पावर आता है, जिसके जरिए वो अपने पावर से अपने देश का जो फ्यूचर है, डेस्टिनी है, उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। और क्या वेरियस मेजर लिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। तो आइडिया एक आइडिया जो बहुत फेमस आइडिया है, जो इंट्रोड्यूस मतलब किया गया था, ला पट्री द फादरलैंड, उसका मीनिंग है, और ले सिटोयन द सिटीजन। ये दो आइडिया का बहुत मतलब प्रचार प्रसार हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। मैं फर्दर रिपीट करता हूँ, आइडियाज ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड आइडियाज ऑफ ले सिटोयन, मतलब उसका मतलब है द सिटीजन। वो दो आइडिया क्या एम्फेसिस करता है, एक यूनाइटेड कम्युनिटी एम्फेसिस करता है, राइट। मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो कम्युनिटी जिसके पास पावर आ गई है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, वो उनके अंदर यूनिटी कैसे एस्टेब्लिश होना चाहिए, राइट। उनके अंदर के यूनिटी को ये दो आइडिया रिफ्लेक्ट करता है, द आइडिया ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड एंड आइडिया ऑफ ले सिटोयन, मतलब उसका मतलब है द सिटीजन, राइट। तो और क्या चेंजेस हुई, राइट। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोग थोड़ी नोट डाउन कर लीजिए, राइट। उसके वजह से आपको भी इजी होगा, क्योंकि मेरे बिजी टाइम शेड्यूल में हर एक चीज को आपके लिए प्रोवाइड करना इतना इजी नहीं है, राइट। तो मैं चाहता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाए, मतलब आप भी खुद नोट बनाने के लिए काबिल हो जाओ, राइट। तो ये मेरा मोटो है। तो देखेंगे नेक्स्ट जो चेंजेस क्या हुआ। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन, राइट। मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान एक नई फ्रांस के एक जो फ्लैग होते हैं, पताका होता है, उसको चूज किया गया, मतलब उसको एक एज ए सिंबल उसको प्रेजेंट किया जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, राइट। तो और क्या चेंजेस किया होगा, हुआ, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली, राइट। एक जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो एक्टिव सिटीजन का मतलब एक ग्रुप, मतलब एक एक्टिव सिटीजन का मेंबर को लेकर एक काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया, जिसका पहले नाम था स्टेट जनरल, जिसको रीनेम करके नेशनल असेंबली बुला गया। मतलब इस काउंसिल में शायद जो फ्रेंच का डेवलपमेंट के रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा, उसको मेंबर में कंसल्टेशन करके, राइट। और क्या हो गया, द न्यू हिम्स आर कंपोज, हिम्स मतलब जो न्यू मतलब कविता है, पोएम है, राइट। मतलब हमारे देश जब भी इंडिपेंडेंस के तरफ आगे बढ़ रहा था, तो लोगों को मोटिवेशन करने के लिए जो देश भावनात्मक जो गाना है उसको रिलीज किया जाता है। तो
वो क्या करता है, मतलब देश के जो सिटीजन को एक मतलब फ्लो देता है, मतलब एक मोटिवेशन देता है गाने के माध्यम से, राइट। तो न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड ड्यूरिंग द फोर्थ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड मार्टिस आर कमेरेटेड, मतलब मार्टिस मतलब जो शहीद हो गए थे, राइट। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो लोग शहीद हो गए थे, उनको उनको याद में कुछ डे सेलिब्रेशन किया जा रहा था। मतलब असेंबली कुछ असेंबली का उनके मेमोरी में कुछ मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हो रहे थे, असेंबली का ऑर्गेनाइज हो रहा था। तो ये क्या है, मतलब इस एक्टिविटीज से मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मतलब जो स्पिरिट है वो सारे देश के जो जनता के अंदर वो फ्लो हो रहा था, राइट। तो और क्या मतलब हो रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज आर अबॉलिश्ड, मतलब जो कस्टम ड्यूटी था, जो टैक्स सिस्टम था देश के अंदर, वो उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स आर वाज अडॉप्टेड, मतलब यूनिफॉर्म सारे देश में एक ही मतलब सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स उसको अडॉप्ट किया जा रहा था उस टाइम में, राइट। रीजनल डायलेक्ट्स आर डिस्करेज्ड एंड मतलब फ्रेंच जो लैंग्वेज था वो कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन हो रहा था, राइट। उसको अडॉप्ट किया गया था, मतलब जो रीजनल डायलेक्ट है, मतलब हमारे जो उड़ीसा में दूसरा लैंग्वेज है, हरियाणा में अलग लैंग्वेज, साउथ इंडिया में अलग लैंग्वेज, राइट। तो फ्रांस में क्या हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान एक कॉमन लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जा रहा था टू शो द यूनिटी अमंग द पीपुल, राइट। तो फ्रेंच जो नेशनल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया जा रहा था, और जो रीजनल लैंग्वेज है उसको थोड़ा कम मतलब डिस्करेज किया जाता था उस टाइम में, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, जो रिवोल्यूशनरी थे वो डिक्लेयर क्या कर रहे थे, ये फ्रेंच जो हमारे जो फ्रांस कंट्री का ये मिशन होगा, जो हमारे जो यूरोप में जो लोग और अधिवासी है, उनको मतलब जो किंग का रूल, मोनार्ची का रूल से कैसे उनको आजाद किया जाए। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो रिवोल्यूशनरी थे वो डिक्लेयर कर रहे थे, मतलब फ्रांस ऐसा एक कंट्री है जो लीड लेगा वर्ल्ड में, जो और एक मतलब उसके पड़ोसी देश यूरोप में जो किंग के रूल से मतलब आजाद नहीं हुए, वो फ्रांस के लीडरशिप के अंडर वो आजाद होंगे। वो रिवोल्यूशनरी डिक्लेयर कर रहे थे, एक लीडरशिप रोल वो लोग ले रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, राइट। तो और क्या हो रहा था, मतलब वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे जो अगले देश को, मतलब मतलब एक होता है ना, हमारे देश में अगर फ्रांस में रिवॉल्यूशन आके मतलब डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिश हो गया, तो वो पड़ोसी देश को भी लोगों को इंस्पायर करते हैं, आप भी अपने देश में कुछ एक रिवॉल्यूशन लाकर मतलब जो देश के मोनार्ची को खत्म करो और लोगों के हाथ में पावर सेंट्रलाइज करो, जिसके जरिए डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिश होगा। तो फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरी है वो इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, राइट। तो उसके बाद क्या है, जो फ्रांस का जो एक रिवोल्यूशनरी का जो मिशन था, जब वो डिफरेंट सिटीज ऑफ मतलब जो यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो करिश्मा था, जो डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप में जब पहुंचने लगा, उस देश का जो मतलब स्टूडेंट थे और मिडिल क्लास थे यूरोप के, वो क्या करने लगे, जैकोबिन क्लब को एस्टेब्लिश करने लगे, राइट। जैकोबिन क्लब मतलब एक मतलब सोसाइटी होगा, मतलब जो जिस सोसाइटी फॉर एग्जांपल क्लब, उस क्लब में गैदरिंग होता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है,
मतलब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन मतलब उस क्लब में अगर 5 लोग मिल रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। जैसे कि मतलब और एक देश में मतलब बहुत लोग अट्रैक्ट हो सके, मतलब फ्रेंच अगर फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन के जरिए इतने ज्यादा चेंजेस हो सकता है, तो हम क्यों ऐसा रिवॉल्यूशन हमारे देश में नहीं ला सकते, राइट। तो हमको भी हमारे देश में ऐसा रिवॉल्यूशन लाना चाहिए टू ब्रिंग मेजर चेंजेस इन आवर कंट्री, राइट। तो जैकबिन क्लब ऐसा नॉर्मल क्लब होता है जो मिडिल क्लास और स्टूडेंट के पार्टिसिपेट करते हैं, और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंट्री को उस क्लब में डिस्कस किया जाता है, सो दैट दे कैन गेट ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। तो उसके दौरान क्या होता है, मतलब जो फ्रेंच आर्मी था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, वो हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड एंड इटली को मूव कर जाती है। मतलब एक रिवॉल्यूशन लाने के चक्कर में वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली के कंट्री कंट्री जो आज तक का जो एरिया है, उस टाइम में तो हॉलैंड या बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तो नहीं था। तो उस टाइम में वो उस एरिया में एंट्री कर जाती है। मतलब जो एक हाइपर एक्टिव होके हम लोग फ्रेंच में रिवॉल्यूशन ले आए, तो फ्रेंच आर्मी ये चाहता है हम लोग यूरोप में दूसरे पार्ट में रिवॉल्यूशन लाना चाहिए। तो दूसरे पार्ट कहाँ है, हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया, राइट। तो इस इंसिडेंस के दौरान, मतलब इस एक्टिविटीज के दौरान वो रिफ्लेक्ट होता है फ्रेंच आर्मी, मतलब जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, आइडिया ऑफ नेशनहुड को वो अब्रोड लेना चाहते हैं, मतलब उन देश के बाहर बाहर को भी लेना चाहते हैं, पड़ोसी देश में भी। तो ये था मेजर इंसिडेंट्स क्या क्या हुआ था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो बहुत अच्छा पार्ट है, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दिन मैंने मतलब दौरान कैसे मोनार्ची जो रूल है उनका खत्म होता है और डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होता है, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो फ्रेंच आर्मी थे वो दूसरे देश के, यूरोप के दूसरे हिस्से में जा रहे थे। फॉर एग्जांपल जो हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड, इटली, तो उन देश में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्पिरिट है उनको स्प्रेड कर रहे थे। जो फ्रेंच आर्मी था, उस फ्रेंच आर्मी का जो लीडर था, जो कमांडर था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट, राइट। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ब्रेव लीडर था, मिलिट्री कमांडर था फ्रेंच आर्मी का ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और उनके टेन्योर में बहुत वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फ्रेंच में लाया था, जो आज की तारीख में भी बहुत मतलब एडवांस्ड है, राइट। तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या लाया था, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट। तो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था उसको सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियन कोड भी बोला जाता था। तो उस कोड में क्या होता था, मतलब उस कोड में नेपोलियन को डीड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब जो एक अगर बच्चा जन्म लेता है हायर कास्ट में, तो उनको जो प्रिविलेज मिलता था, और जो लोअर कास्ट में जन्म लेता था उसको जो प्रिविलेज नहीं मिलता था, तो इस डिस्टिंक्शन को वो नेपोलियन कोड के द्वारा हटाया गया। और क्या हुआ नेपोलियन कोड के द्वारा, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब एक कानून के आगे बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल। तो वो जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल, वो नेपोलियन के कोड के द्वारा एनफोर्स किया गया है, राइट। एंड नेपोलियन कोड ऑल्सो इंश्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी अगर आप मेहनत से कमाए हो तो उसके ऊपर आपका लीगल राइट होना मैंडेटरी होगा। तो उस राइट को भी
इंश्योर किया गया है नेपोलियन कोड के द्वारा। तो उसके वजह से क्या हुआ, उस राइट के वजह से हमारे जो उस टाइम में फ्रांस में जो स्मॉल शॉपकीपर एंड जो ओनर थे, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री ओनर, उसके अंदर में भी मोटिवेशन आया कि वो ज्यादा ही ज्यादा कुछ मेहनत करके कुछ प्रोडक्टिव चीज कमा सके, प्रॉपर्टी कमा सके, जिसकी वजह से उसको राइट टू प्रॉपर्टी एक्सरसाइज करने का अधिकार मिलेगा आज पर द नेपोलियन कोड, राइट। तो उसके बाद क्या है, ये जो कोड था, मतलब जो फ्रेंच आर्मी जो फ्रांस के बगल में जो देश थे, हॉलैंड है गया, स्विट्जरलैंड एंड इटली, उनको एरिया में जब जा रहे थे उस कोड को वो लोग वहां पे स्प्रेड कर रहे थे, राइट। और जो नेपोलियन क्या, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था फ्रांस में, उनको सिंप्लीफाई करते थे, राइट। बहुत आसान बना दिया एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क को, राइट। और उसके बाद अबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम में हमारे जो एक मेडिवल प्रैक्टिस है, मतलब जो एक किंग होता है, किंग अपने जो अंडर जो काम करते हैं, जो मतलब जो उनका जो मिनिस्टर हो गया, सेना के नागरिक हो गए, कमांडर हो गया, राइट, प्रीस्ट हो गया, उनको सर्विस के बदले, वो जो सर्विस देते हैं उसके, उनको सैलरी के बदले उनको लैंड मिलता था, उसको फ्यूडल सिस्टम बोलते थे। तो इस सिस्टम को वो नेपोलियन एबोलिश कर दिया, राइट। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्वडम। मतलब जो सर्वडम एक सिस्टम था, जिसकी सर्वडम सिस्टम में एक जो पीजेंट था, सर्व का मतलब है पीजेंट, जो लैंडलेस लेबरर था, वो जो अपना लॉर्ड, लॉर्ड मतलब जो लैंड ओनर को जो सर्विस प्रोवाइड करता था सर्वडम सिस्टम के जरिए, उस सिस्टम को भी एबोलिश कर दिया, राइट। एंड एबोलिश द सिस्टम ऑफ मैनोरियल ड्यूज। मतलब मैनोरियल ड्यूज का मतलब क्या है, मतलब डी, मैनोरियल ड्यू का मतलब एक पीजेंट, पीजेंट मतलब लैंडलेस लेबरर का ड्यू, ड्यू मतलब उसका सर्विसेज का जो ड्यू पेंडिंग है, मतलब उस लैंडलेस लेबरर का जो सर्विस, मतलब जो सर्विस उनका जो लॉर्ड को देना चाहिए, मतलब जो लैंड ओनर को देना चाहिए, मतलब वो सर्विस किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उनको कोई मदद चाहिए, मतलब मदद या उनके काम में हाथ बटाना चाहिए, राइट। तो ऐसा सर्विस मेडिवल टाइम में मैंडेटरी होता था। जिसके पास लैंड नहीं है, मैनोरियल ड्यू उनको देना पड़ता है, जो अमीर क्लास के जो लैंड ओनर है, राइट। तो उस मैनोरियल ड्यूज को, मैनोरियल ड्यूज एक प्रकार जो फ्यूडल सिस्टम का ही पार्ट है। मतलब जो लैंडलेस लेबरर, जो गरीब आदमी है, उनको लैंड, लैंड जो होल्डर को सर्विस देना पड़ता है। सर्विस में भी उनका फील्ड में काम करना पड़ता है। और बैटरी सिस्टम होता था, जो बैटरी सिस्टम में आपको लैंड, जमींदार के लिए काम करना पड़ता है, राइट, एंड विदाउट सैलरी। तो उस सिस्टम को भी नेपोलियन के द्वारा खत्म कर दिया गया नेपोलियन कोड में, राइट। और क्या हुआ, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। गिल्ड का मतलब जो एसोसिएशन होता है, मतलब फॉर एग्जांपल एक टाउन में कुछ लोग, व्यवसायी लोग सोने बेचने का काम करते थे, तो उनका एक गिल्ड एसोसिएशन होता है। कुछ लोग कपड़े बेचने का काम करते हैं, तो उनका भी एक गिल्ड एसोसिएशन। तो गिल्ड क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपुल हु आर डूइंग द सेम जॉब, तो उनको गिल्ड बोला जाता है। तो गिल्ड जो एसोसिएशन का रेस्ट्रिक्शन जो था, उनको भी रिमूव कर देते हैं नेपोलियन, राइट। और उनका टेन्योर में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। एंड पीजेंट वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय न्यू फ्रीडम। में जैसे बता रहा था, सबडम सिस्टम, राइट। और जो मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लिसिटी करके, मतलब जो पीजेंट क्लास के लोग है, मतलब जो फार्मिंग करते हैं, एंड न्यू बिजनेसमैन मतलब जो
स्मॉल बिजनेस करते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, और वो एक नई मतलब जो आजादी पा रहे थे नेपोलियन के टेन्योर के अंदर, राइट। तो और क्या हुआ था, नेपोलियन का जो टेन्योर में यूनिफॉर्म लॉज इंप्लीमेंट हो रहा था एंड स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर। मतलब वेट एंड मेजर का जो मतलब जो मीनिंग है, मतलब फ्रांस में वेट एंड मेजर का एक ही मतलब मेजरमेंट हुआ करता था, मतलब डिफरेंट मेजरमेंट नहीं। अगर 1 किलो का 1 किलो 1000, 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो फ्रांस में हर एक जगह में इस मेजरमेंट को लिया जाता है, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट था उनके टाइम में, राइट। एंड कॉमन नेशनल करेंसी, जो नेशनल करेंसी मतलब एक ही था इन टोटल फ्रांस, राइट। तो विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड, मतलब जो ऐसे होने से यूनिफॉर्म जो करेंसी, गुड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर के वजह से गुड एंड सर्विसेज का एक्सचेंज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, राइट। तो नेपोलियन का ये बहुत मतलब जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आज भी मतलब बहुत वर्ल्ड के कुछ लीडर के जरिए उनको सराहा जाता है, राइट। तो वो तो हम उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देख रहे थे, तो अभी हम देखेंगे नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आए, तो उनका जो बगल में देश का जो सिटीजन का रिएक्शन क्या था, राइट। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे जो नेपोलियन जो कोड ऑफ कंडक्ट को अंडर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो नेपोलियन कोड ऑफ सिविल कोड को एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म था, जो दूसरे देश में जो उनके बगल में जो देश है, फॉर एग्जांपल इटली, बेल्जियम एंड स्विट्जरलैंड, उन देश में जो मतलब वो तो देश नहीं था, उन एरिया में जो लेकर जा रहे थे अंडर फ्रेंच रूल, तो उन लोगों का रिएक्शन क्या था, राइट। तो उन लोगों का रिएक्शन थोड़ा मिक्स था। फॉर एग्जांपल जो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एंड ब्रुसेल एंड मोइंज एंड वर्सा एंड पोलैंड, राइट। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में जो फ्रेंच आर्मीज थे उनको वेलकम, बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, क्योंकि उनको ऐसा प्रेजेंट किया गया इन देशों में दे आर द मतलब जो लिबर्टी, सोर्स ऑफ लिबर्टी, मतलब जो फ्रीडम का एक नई सोर्स है। तो उन लोगों को लगता था, उन देश के लोगों को लगता था, उन रीजन का लोगों को लगता था उनकी जरिए उनका फ्रीडम के और जो लिबरेशन का आशा बहुत जल्दी पूर्ण होगा, राइट। लेकिन जो हमारे जो इनिशियल जो मतलब जो जो प्रेज मिल रहा था फ्रेंच आर्मी को, वो थोड़ा हॉस्टाइल सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई थी। मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब एंड तक आ गया था, राइट। इनिशियली तो बहुत अच्छा था, मतलब उनको उन लोगों को वेलकम किया जाता था, क्योंकि फ्रेंच आर्मी सोच मतलब फ्रेंच आर्मी एक जो नई आशा आशा का उज्जीवन कर रहा था, जो सोर्स ऑफ लिबरेशन को, राइट। तो लेकिन वो जो आशा दिया गया था फ्रेंच आर्मी के द्वारा, जो उम्मीद दिया गया था, वो ज्यादातर नहीं रह पाई, क्योंकि जो इनिशियल जो मतलब जो जो सोर्स ऑफ जो हमारा लिबरेशन था, मतलब जो आशा दिया गया था, वो बहुत ही जल्दी हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमारे जो नेपोलियन का जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था, जो फ्रांस में वो लेकर आए थे, वो उनका जो मिलिट्री एम्बिशन को नहीं सपोर्ट कर रहा था। मतलब जो मिलिट्री एक्सपीडिशन, वो जो दूसरे देश में जो अंडर फ्रेंच रिवॉल्यूशन करना चाह रहे थे, उनको नहीं सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उनके जो मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म लाए थे, मतलब जो एबोलिशन टू सर्फडम हो गया, राइट। और क्या मतलब जो स्मॉल जो
मतलब जो स्मॉल बिजनेसमैन को प्रमोट देना हो, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट था, वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो नेपोलियन को नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, जिसकी वजह से जो फ्रेंच आर्मी को मतलब मतलब पीछे लौटना पड़ा। जो जो वो उम्मीद लेकर जा रहे थे पूरा यूरोप में एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक वेव आ जाएगा, उस वेव का मतलब ज्यादा देर तक टिक नहीं सका, क्योंकि एक आप जब मिशन एक लॉन्ग टर्म मिशन में जाते हो, तो उनको एक फाइनेंशियल मतलब सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब फ्रांस से ही आता था। लेकिन नेपोलियन का जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो फाइनेंशियल सोर्स को कम कर दिया था, जिसकी वजह से उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल सका उस मिशन को। फ्रांस की जो बगल जो कंट्री थे पूरे यूरोप में, जो नेपोलियन का एम्बिशन था, उसको वो ज्यादा बढ़ा नहीं पाई, राइट। इसकी वजह से नेपोलियन को पीछे आना पड़ा, राइट, मतलब रिट्रीट करना पड़ा। तो ये था ऑल अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। अभी थोड़ी हम टू फेमस पिक्चर देखेंगे, वन ऑफ नेपोलियन और दूसरा है प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जो जोब्रुकेन जर्मनी, राइट। बहुत फेमस पिक्चर है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो ये जो दो पिक्चर है मेरे पावर पीपीटी स्लाइड में है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं एग्जाम में मतलब जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, तो थोड़ी उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक बहुत अच्छा जो पेंटिंग उस टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। पेंटिंग तो नहीं बोलूंगा, मतलब कोई मतलब जो सार्कास्टिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। फर्स्ट है द कोरियर ऑफ राइनलैंड, आज यू सी इन माय स्लाइड। इसमें क्या होता है इस पेंटिंग में, जो नेपोलियन बोनापार्ट है, वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एंड तक आके पहुंचते हैं, तो जो मैं जैसा बोल रहा था, मतलब उनका जो नेबरिंग कंट्री में उनका अपोज होता है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम में जो फ्रेंच आर्मी जो नेबरिंग कंट्री में जा रहे थे, उनका थोड़ा रिएक्शन मिक्स था, तो उनको फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी को रिट्रीट करना पड़ा, राइट। इसमें क्या दिखाया गया है, जो नेपोलियन बोनापार्ट को एक पोस्टमैन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है, जो वार से लौट कर निकल रहे हैं, और उनके बैग में कुछ पोस्टल कार्ड है, और उस पोस्टल कार्ड एक के बाद एक उनके बैग से निकल रही है, और उस पोस्टल कार्ड में जो जो टेरिटरी वो ऑक्युपाई नहीं कर पाए उसका नाम है। मतलब एक सार्कास्टिक वे है, मतलब वो जिस मिशन के साथ जा रहे थे, उस मिशन को पर्पजफुली फुलफिल नहीं कर पाए, राइट। तो वो जो कोरियर ऑफ राइनलैंड, ये पेंटिंग का नाम है। मतलब जब फ्रेंच आर्मी बैटल ऑफ लेपिजिक बैटल ऑफ लेपिजिक इन जर्मनी इन 1813 वो जो हार गए थे, उनके बाद ये पेंटिंग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट एक पोस्टमैन की तरह मतलब जो उनका बैटल फील्ड से मतलब बैक कर रहे हैं, और उनके बैग में एक बैग है जिनके जरिए सब पोस्ट कार्ड निकल रहे हैं। उस पोस्ट कार्ड में जो टेरिटरी वो ऑक्युपाई नहीं कर पाए उनको प्रेजेंट किया गया है। तो ये सार्कास्टिक वे है, नेपोलियन बोनापार्ट कैसे उनका जो मिशन था उससे हार गए, राइट। तो ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ था उस टाइम में। और जो नेक्स्ट जो फिगर है वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज्यूब्रुकेन जर्मनी। मतलब ये भी एक सार्कास्टिक पेंटिंग है। मतलब जो फ्रेंच आर्मी का फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटिव क्या था, मतलब जो फ्रांस में
और जो नेबरिंग कंट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो किंग का रूल है उनको खत्म करना और लोगों के हाथ पावर लाना, जो डेमोक्रेसी का मेन पर्पज है, राइट। लेकिन जो इस पेंटिंग में दर्शाया गया है जर्मनी में, कैसे फ्रेंच आर्मी तो बहुत ज्यादा प्रॉमिस करके आई, मतलब जो लिबर्टी देने के लिए, डेमोक्रेसी देने के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग था। तो देखेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या था उस पेंटिंग के जरिए, राइट। तो उस पेंटिंग का नाम है प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ुइब्रुकेन जर्मनी, राइट। तो इस पेंटिंग को जो फेमस जर्मन पेंटर कार्ल कास्पर फ्रीज, ही मेनली ड्रॉज दिस पेंटिंग, राइट। तो जो हमारे जो टाउन था जो ज़ुइब्रुकेन जर्मन में, राइट। तो उस पेंटिंग में जो फ्रेंच सोल्जर जो ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म पहने हुए उनको दिखाए गए हैं, राइट। तो उनको एज ए ऑपरेसर उस पेंटिंग में दिखाया गया है, राइट। जो मतलब जो पिजेंट्स का कार्ड को सीज कर रहे थे, पिजेंट मतलब जो फार्मर है उनको कार्ड को सीज कर रहे थे, और हरास सम वो यंग वोमेन गर्ल, राइट। एंड कुछ यंग वोमेन को कुछ हरास कर रहे थे उस फ्रेंच आर्मी, और कुछ पिजेंट को भी मजबूर कर रहे थे आप घुटने में आ जाओ, मतलब हमारे सामने झुक जाओ। तो उस पेंटिंग में जो फ्रेंच आर्मी जर्मनी में जो कर रही थी उसको रियलिटी को उस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया था, राइट। और क्या हुआ था उस पेंटिंग में, उस पेंटिंग में एक ट्री ऑफ लिबर्टी था, राइट। उस ट्री ऑफ लिबर्टी में एक जर्मन इंस्क्रिप्शन था, मतलब जर्मनी भाषा में कुछ राइटिंग बोर्ड था। उस राइटिंग बोर्ड में क्या लिखा गया था, टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब उनको सार्कास्टिक वे में प्रेजेंट किया गया था। मतलब उस ट्री ऑफ लिबर्टी में एक जर्मन लैंग्वेज में एक प्लाई बोर्ड था जिसके जिसके ऊपर लिखा गया था टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो फ्रेंच आर्मी का जो मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी था वो तो ऊपर से बोल रहे थे हम लोगों को डेमोक्रेसी देंगे, आजादी देंगे, उनको लिबर्टी देंगे, लेकिन पर ग्राउंड रियलिटी में कुछ और हो रहा था। मतलब उनके पास से फ्रीडम और इक्वालिटी को छीना जा रहा था लोगों के पास से, जिसके जरिए जिस ग्राउंड रियलिटी को वो पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित हुआ था, राइट। तो दिस इज ए सार्कास्टिक रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच आर्मी, राइट। मतलब ये एक सार्कास्टिक वे में रिप्रेजेंट हो गया, जो फ्रेंच आर्मी जो बड़ी बड़ी क्लेम करती है हम लोग डेमोक्रेसी देंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जरिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग था, जिसकी वजह से जो फ्रेंच आर्मी ज्यादा बहुत सारे रीजन ऑफ यूरोप को आगे नहीं बढ़ पाई, राइट। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से लोगों ने उनका अपोजिशन करना चालू कर दिया, राइट। सो ये था बहुत फेमस पेंटिंग, शायद मतलब एग्जाम में आ जाए, बहुत चांसेस है। पिक्चर बेस्ड एग्जाम में वो डाल देगा, राइट। पिक्चर बेस्ड एग्जाम मतलब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाएगा, आप नहीं जानते हो। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हो गया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। दिस इज द सेकंड चैप्टर आई थिंक, सो उसको थोड़ा देखेंगे, राइट।